आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। आज हमारा मुद्दा हमारी ख़वातीन, हमारी बहन, हमारी माँ, उनका मुद्दा है। और ख़वातीन के मुद्दे के हवाले से आज की अहम खबर या बड़ी खबर से आपको बाखबर कराते चले कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जम्मू कश्मीर में इस मार्च के बाद काम करना बंद कर देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्टेट वुमेन्स कमीशन पहले ही जम्मू कश्मीर में काम नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है। उसके बाद नेशनल वुमेन कमीशन जो है 31 मार्च 2025 को जब बंद होगा तो यहाँ की खातून, यहाँ की बहन, यहाँ की माँ अगर किसी मुसीबत में, मुश्किल में, परेशान होती है तो किससे मदद मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ख़वातीन के मसाइल जो हैं उनको कैसे हल किया जाए, ये बहुत अहम मुद्दा है। और इस पे ख़वातीन की बात जब आती है तो हमारे यहाँ एक ऐसी खातून है जो प्रोमिनेंट फेस है, प्रोमिनेंट फिगर है हमारी, नईमा अहमद महजूर, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो स्टेट वुमेन्स कमीशन है उसकी वो चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं और उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में उनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है। नईमा अहमद महजूर जानी मानी सहाफ़ी भी हैं और उसके साथ साथ इस वक्त कश्मीर से बाहर हैं। सीधा हम उन्हीं के से रुख करेंगे, उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या है मुद्दा व मकसद आज के इस दिन का। इस जो नेशनल वुमेन्स कमीशन है ये जो है ये नहीं होता है तो इसका क्या मुद्दा, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो घरेलू तशद्दुद की बात आती है और उसके साथ साथ सरकारी तशद्दुद भी है, दोनों चीज़ें हैं। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं अक्सर हम अपनी ख़वातीन को सड़कों गली नुक्कड़ पे, तो ये जो सारा मामला है इसमें वुमेन कमीशन का कोई रोल बनता है। आज हम यही जानना चाहेंगे। नईमा अहमद महजूर, जानी मानी नईमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें लंदन से ज्वाइन कर रही हैं। और मैं आज उस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ जो हर घर की मुद्दा है, ख़वातीन का ख़ास तौर पे। और वजूद ज़न से जब हम कहते हैं कि कायनात है बेरंग, तो वजूद ज़न की जब बात की जाती है तो उसके हकूक़ की बात आती है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, आप स्टेट वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं, इसकी इफ़ादियत है कुछ हमारे माशरे में, हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में कोई इफ़ादियत रही थी माजी में? देखिए सनम, पहले तो मैं शुक्रिया आपका करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारे घरों में एक औरत की इफादियत है? वो उस घर को संभालती है, वो अपने बच्चों की परवरिश करती है और फिर जब वो तालीम हासिल करती है, बाहर जाती है, जॉब्स करती है, तो एक फाइनेंशियल जो एक स्ट्रक्चर है हमारा उसमें हेल्प करती है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि औरत को आप बिल्कुल जो भी इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, वो चाहे हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, सोशल है, इकोनॉमिक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जब आप उनको कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देंगे तो आप मुझे बताइए कि क्या ये आप उस औरत के साथ इंसाफ कर रहे हैं जिसकी आबादी इस वक्त तकरीबन 49% है, यानी आधी आबादी है। अगर आप उनको अनरिप्रेजेंट रख रहे हैं इन इंस्टीट्यूशंस में, और एक तो आपने इंस्टीट्यूशंस खत्म किए जब 2019 हुआ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसके बाद से जो कमीशन वगैरह थे हमारे, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन था, चाहे विमेन्स कमीशन था या दूसरे कमीशन थे जिनको आपने खत्म किया। लेकिन उसके बाद से कुछ आपने पुलिस स्टेशन जिनको आपने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के हवाले किया और कुछ थोड़ा बहुत जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जम्मू कश्मीर की औरतों के कुछ मसाइल को देखती थी, लेकिन अब आप उनको भी खत्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सबको हक है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लेकिन यहाँ पे तो आप इतनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि आप उसको कहीं रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे हैं। इवन जो उसके मसाइल है, वो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है या हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस है, वो कहाँ पे जाएगी, वो किससे बात करेगी? उसके लिए तो कोई इदारा ही नहीं है जहां वो अपनी शिकायत लेके जाए। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये स्टेप हुआ है, अगर ये इस तरह के इक़दाम किए गए हैं, तो एक तो ये सरासर नाइंसाफी है औरतों के साथ। दूसरा, मुझे लगता है कि आप हमें फिर वही एक प्रिमिटिव प्री हिस्टोरिक पीरियड में ले रहे हैं जहां पे हम समझते हैं कि औरत को बाहर ही नहीं आना चाहिए और घरों में कैद रहना चाहिए। फिर मुझे नहीं लग रहा है कि तालिबान और यहाँ कोई फर्क महसूस करना चाहिए, क्योंकि आप तो औरत को कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे, आप तो उसको खत्म कर रहे हैं।
उसके वजूद को ही, जब वो अपने मसाइल का हल ही तलाश करने के लिए कहीं पे उसका कोई इदारा ही नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है। और अगर इसके पीछे कोई और मकसद है मुझे नहीं पता है। अगर फाइनेंशियल कोई कंस्ट्रेंट है तो उसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि किस तरह से इस मसले का हल किया जाए, ताकि औरतों के लिए एक इंस्टीट्यूशन और उनका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें रहना चाहिए। नहीं जी, मैं कुछ जो सीनियर हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स में रहते हैं उनसे बात कर रहा था, क्योंकि आप खुद जे.एंड.के स्टेट जो वुमेन्स कमीशन था उसकी चेयरपर्सन रह चुकी हैं। उनका ये मानना है कि ये जो इदारा है ख़ासतौर पे वुमेन्स कमीशन, ये कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट के अलावा और कुछ नहीं, मुद्दा मकसद नहीं था। यहाँ जम्मू कश्मीर की जो वुमेन पुलिस है वो इस चीज़ को करती है, कोई आउटकम नहीं रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका चूँकि आपके पास एक एक्सपीरियंस है, क्या वाकई में ये ख़वातीन जो है पहुँचती थी वुमेन्स कमीशन तक, वहाँ अपनी बात, चाहे वो बाद की बात है कि वो हल हो पाती है नहीं, लेकिन पहले क्या ख़वातीन जो हमारी घर से निकल के वुमेन्स कमीशन तक आती थी? कुछ मतलब एक तो है गया कुछ मामूली मसाइल, लेकिन बड़े मामलात को लेके देखिए सनम, इतने सारे मसाइल लेके हमारे पास ख़वातीन आई हैं, और मुझे तो उस वक्त लगा था कि एक रेवोल्यूशन आया है कि औरतें कितना अपने हक के लिए बाहर निकली। वो चाहे उनका घरेलू मसाइल में उनको उनके हकूक का छीनना था, या फिर दफ्तरों में उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही थी, या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, या उन्हें आगे आने नहीं दिया जाता था। तो मैंने 2.5 साल तकरीबन मैंने काम किया कमीशन में, तो 8,500 रजिस्टर्ड केसेस है जिनकी डॉक्यूमेंटेशन इस वक्त भी वहां कहीं पे होगी, जो हमारे पास केसेस आए और जिनको हमने रिजॉल्व किया। हर दिन मेरे पास 8 से 10 केसेस आते थे औरतों के जो अपने मसाइल का हल तलाश करना चाहती थी, वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, वो चाहे दूसरे इदारे हैं, वो चाहे एजुकेशन है, हेल्थ रिलेटेड है, प्रॉपर्टी रिलेटेड है, डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस वगैरह, इस तरह के मसाइल। और उस वक्त हमें इसका अंदाजा भी नहीं था कि वाकई कश्मीर में इतनी सूरत हाल खराब है कि औरतों के इतने सारे मसाइल है और उन पे कभी बात ही नहीं हुई है। उनको एक रे ऑफ होप नजर आई थी इस इंस्टीट्यूशन में कि वो आके एक तो सबसे पहले वो बात करे, क्योंकि वो घरों में भी उनको बात करने की इजाजत नहीं है जहां पे इतना अगर वायलेंस होता है। तो वो पहले बात करना चाहती थी, उसके बाद अपने मसाइल का हल तलाश करना चाहती थी। तो मैं समझती हूँ उसके बाद वहां पे हमने देखा ओल्ड सेक्रेटेरिएट में हमारे दफ्तर के सामने पुलिस को कई बार आना पड़ा कि इतना क्राउड और इतने लोग आते थे अपने मसाइल के हल के लिए। जो ये सियासतदान अब कह रहे हैं कि भाई इस तरह के मसाइल नहीं है, वो चीजें नहीं है, छोटे मोटे मसाइल है, तो मैं समझती हूँ फिर उनके घरों में जाके हम पहले देखें कि उनके घरों में कितने सारे मसाइल हैं जो वो बाहर नहीं आने देना चाहते। क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस थे वो या तो सियासतदानों के थे, वो या तो बड़े पुलिस अफसर्स के थे, वो या तो ब्यूरोक्रेट्स के थे। तो ये तो मुझे लगता है कि इट्स अ मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड, जहाँ पे वो चाह रहे हैं कि शायद औरतों के मसाइल जो हैं वो कालीन के नीचे ही आप रखें ताकि इस पे कोई बात ना हो। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे इत्तेफाक करती हूँ जो ये सियासतदान कह रहे हैं, वो अपनी सियासी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ मसाइल बहुत हैं, खसूसन जम्मू कश्मीर में, वो चाहे वायलेंस को लेके, वो चाहे डिस्क्रिमिनेशन को लेके, वो चाहे हैरेसमेंट को लेके। और मैं समझती हूँ कि सियासतदानों को कम से कम अपने घरों के अंदर भी देखना चाहिए और फिर दफ्तरों में जाके देखना चाहिए कि हमारी औरत जो है कितने मसाइल से गुजर रही है। नईमा जी, मुझे लैला कुरैशी ने भी श्रीनगर से ज्वाइन किया, लेकिन मैं जब तक लैला कुरैशी मुझे जो पूरी तरह से उनका ऑडियो वगैरह सब सेटअप होता है, मैं थोड़ा सा एक सवाल, मैं भी कुछ इन लोगों से चूँकि बात करता था इस वुमेन कमीशन को लेके, कुछ जो लोग हैं जिस तरह सियासतदान नहीं लेकिन कुछ सोसाइटी के, उनमें से अक्सर का कहना था कि ये वायलेंस के केसेस ज़्यादातर ख़वातीन के होते हैं और ये पुलिस स्टेशन में, और ये क्रिमिनल केसेस होते हैं, ये पुलिस स्टेशन इनको डील कर सकता है। जम्मू कश्मीर में सरकार ने वुमेन्स पुलिस सेल्स बना रखी हैं, तो वहाँ पर ये डील हो जाती है। इन कमीशनर्स की बाद में कोई इतनी इफादत ही नहीं, क्योंकि क्रिमिनल केसेस बन जाते हैं अक्सर। तो आप चूँकि रही है, इसको डील किया है, क्या सिर्फ क्रिमिनल रिलेटेड केसेस ही ख़वातीन के होते हैं या कुछ और केसेस भी होते हैं जहां पे वो जुडिशरी वगैरह में डील होने के बजाय इस तरह के कमिश्नर से डील हो जाते हैं? लेकिन अगर क्रिमिनल केसेस है वहां तो हमने देखा है पुलिस तो पहले इनका एफआईआर भी दर्ज नहीं करती है।
अब तो पुलिस वहां पे जो पुलिस स्टेशन है वो तो काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, जो पुलिस का काम ही नहीं है। कमीशन का मकसद ये नहीं था कि वो सिर्फ इनके क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करवाए। कमीशन का काम था वहां पे उनकी काउंसलिंग होती थी। अगर मैरिटल डिस्प्यूट है तो उसमें हम देख रहे थे कि क्या कोई गुंजाइश है मियाँ बीवी में दोबारा जोड़ने की, या हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि दोनों को अलग होना चाहिए ताकि वायलेंस पे नौबत ना आए। तो ये कमीशन या पॉलिसीज जो बनाई जाती थी इनको औरतों से रिलेटेड, चाहे वो हैरेसमेंट से मुतलिक है, चाहे दफ्तरों में जाके इनके साथ जो ज्यादतियां हो रही थी, वहां पे क्या आप समझते हैं कि पुलिस वाले जाते हैं या क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करते हैं? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स औरतें थी जिनके केसेस पुलिस रजिस्टर नहीं करती थी। तो पुलिस का काम कहाँ है ये कि वो आप औरतों की काउंसलिंग करें, उनको आप एजुकेट करें, उनको आप अवेयर करें अबाउट देयर राइट्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल राइट्स हो, चाहे प्रॉपर्टी राइट्स हो। ये तो कमीशन का काम था, ये कमीशन करता है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो करता है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। यहाँ तो पुलिस का काम है कि भाई कोई केस हुआ है तो वह रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन कमीशन का स्कोप बहुत था एज कंपेयर टू पुलिस स्टेशन, जिसको मेरे ख्याल में जानबूझ के इसलिए नहीं रखा जा रहा है ताकि वहां पे जो सिचुएशन जिस तरह की है, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे वायलेंस केसेस ऐसे हैं कि जो लोग नहीं चाह रहे हैं कि सामने आ जाएं, इसलिए इस पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और अब आप पुलिस के स्टेशंस भी, उनकी जरूरत नहीं है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की जरूरत नहीं है, कमीशन तो पहले आपने बंद कर दिया है। तो आपने औरत को तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देनी है, तो आपने तो इसको तो फिर अफगानिस्तान बनाया है। ये तो छोटी सी बात है। फिर आप अफगानिस्तान और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। और फिर आप कह रहे हैं कि हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। आप वीमेन एम्पावरमेंट की बात कहाँ करेंगे जब आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, जब उसकी कहीं पर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। मेरे पास आदाद शुमार भी थोड़े से मैंने जमा किए हैं, मैं उन पे बाद में आऊँगा। लेकिन लैला कुरैशी मेरे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। लैला, बहुत बहुत शुक्रिया। वुमेन विद अ मिशन, एक और मिशन है आपके पास जिस तरह से आपको आप जाना जाता है, एक और मिशन है जिसमें हमारे यहाँ जो आजकल वबा है उस वबा पे आप काम कर गए, उसके लिए आपका शुक्रिया। हमारे पास अल्फाज नहीं है। और मेरे साथ नईमा जी ज्वाइन कर चुके हैं, लंदन से हैं। और नईमा जी का तारुफ तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद अपने एक मिशन है। मैं आपसे आज वुमेन कमीशन जो स्टेट का था वो पहले ऑलरेडी यहाँ सरकार ने बंद कर दिया था 5 अगस्त को। उसके बाद नेशनल वुमेन कमीशन यहाँ इम्प्लीमेंट होता था, वो भी 31 को बंद होने जा रहा है। सरकार को उसका एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। ये आपका भी इस वुमेन कमीशन या इस तरह के कमीशन से आपका आमना सामना हुआ, कहीं आपको वहाँ पे जाना हुआ? आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या है इन कमीशनर्स के बारे में, ख़ुसूसी वुमेन कमीशन के बारे में? जी, अस्सलाम वालेकुम सनम जी, अस्सलाम वालेकुम नईमा जी, शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाया। ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है करना, क्योंकि औरतों की आवाज बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि विमेन कमीशन, स्टेट विमेन कमीशन जो फॉर विमेन था, वो एक एक्ट 1999 में आया गया है। और ये आया गया था हर डिफरेंट स्टेट्स में, हर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में विमेन कमीशन सेटअप अथॉरिटी इसीलिए सेटअप की गई थी ताकि वहां पे विमेन एम्पावरमेंट हो, औरतों की जो खसूसी मसले हैं उनकी बात सुनी जाए, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है वो चेंज हो, जो लीगलाइजेशन है, जो लॉज है वो रिन्यू की जाए। पॉलिसी मेकर्स जो है उनको, जैसे गवर्नमेंट है, अगर विमेन कमीशन अथॉरिटीज जो है वो पॉलिसी चेंज करना चाहे तो वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, विमेन ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड किडनैपिंग होती है, फीमेल जो हमारी बच्चियां होती है उनको फेंका जाता है या उनको जिंदा दफना देते हैं या मार देते हैं या कोशिश करते हैं कि उनको उनके राइट्स नहीं देना। तो विमेन कमीशन इन चीजों के लिए बनी थी। क्रिमिनल एक्ट जो है, मैम बिल्कुल सही कर रही है, एक औरत को हक है, खसूसी हक है उसका बाय द गवर्नमेंट कि वो कहीं से भी FIR लॉन्च कर सकती है, अपने घर से कर सकती है, कहीं से भी FIR लॉन्च कर सकती है। लेकिन ये बिल्कुल भी सही बात है कि पुलिस FIR लॉन्च नहीं करती है। बहुत सारे केसेस में मैंने खुद भी देखा है कि औरतों की आवाज नहीं सुनी जाती है। अब जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि विमेन कमीशन का मेरा कभी आमना सामना हुआ, बहुत सारे ऐसे, आपको पता है कि मैं ड्रग्स के साथ काम कर रही हूँ, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मैरिड भी हैं। अगर उनके बीच में कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो अगर यहाँ
पार्टनर फीमेल आती है, वो कहती है कि भाई मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे अब्यूज करता है, वो ड्रग एडिक्शन में फंस चुका है, वो चोरी करता है, पुलिस मेरी हेल्प नहीं कर रही है, घर वाले मुझे अलग कर दिया, मैं कहाँ जाऊं। तो इस चीजों के लिए एक विमेन कमीशन होना बहुत जरूरी है। या अब हमारी फीमेल्स जो है वो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है, उनके पास कोई जगह नहीं है जाने की, वो हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते क्योंकि एक स्टिग्मा अटैच्ड है, हमारे पास वो एडमिट नहीं हो सकते, हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है। तो उनके लिए जब उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है वो कहाँ पे जाएंगे? विमेन कमीशन इज अ वॉइस फॉर द पीपल हु आर नॉट हर्ट एंड दे आर विमेन। चाहे विमेन क्राइम्स जो है, जो मैम ने भी कहा, पिछली बार मैं ग्रेटर कश्मीर पढ़ रही थी, मैंने थोड़ा रिसर्च किया था विमेन कमीशन के रिलेटेड एंड विमेन क्राइम्स अगेंस्ट विमेन के रिलेटेड। आपको पता है 11,000 रिपोर्टेड केसेस आए हैं फ्रॉम 2020 टू 2022 एंड इट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 2025। हमारे कोर्ट्स जो है वो भरे पड़े हैं इन्हीं केसेस के साथ जहां पे औरतों के साथ जुल्म हुआ गया है। आपको ये भी पता है सनम शाह जी कि पिछले आपने सरकारी आधार शुमार 9,800 केसेस हैं, आपने 11,000 बताया, लेकिन मेरे पास जो डाटा है 9,800 केसेस हैं 2022 ओनली। आप ग्रेटर कश्मीर का देखिए वहां पे है, उसके बाद अब जो मैंने डाटा किया है, हो सकता है मुझमें या उनमें कहीं पे भी हम दोनों इंसान हैं, गलती हो सकती है। राउंड अबाउट करते हैं, हमारी इतनी पॉपुलेशन है औरतों की, हम राउंड अबाउट करते हैं, अनरिपोर्टेड रिपोर्टेड केसेस भी 1-2 लाख होंगे ही। ऐसा नहीं है कि रिपोर्टेड केसेस ही हम काउंट करेंगे, हम वो रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड केसेस भी काउंट करेंगे जो किसी के पास जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास विमेन कमीशन अवेलेबल नहीं है। अब आपका ये सवाल बहुत जायज है कि विमेन कमीशन जब चला गया है या हट चुका है, इससे औरतों को क्या नुकसानात होंगे? इसमें बहुत सारे नुकसान है क्योंकि औरतें जो है वो हर किसी के पास नहीं जा सकती है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमारे कश्मीर में कितना स्टिग्मा अटैच्ड है टू पुलिस स्टेशन। अगर कोई औरत पुलिस स्टेशन जाएगी तो वो जब बाहर निकलेगी बहुत ज्यादा उसको ऑफेंड किया जाएगा, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उसको घर वाले भी, ससुराल वाले भी, हस्बैंड भी, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे। तो विमेन कमीशन एक सेफ जगह थी जहां पे औरतों की एक मतलब बॉडी थी और उसमें कुछ अच्छे लीगल, हमारे जो लीगल लॉयर्स हैं वो भी होते थे, हर डिपार्टमेंट से कोई ना कोई वहां पे अथॉरिटी होती थी जो इनकी बात सुनते थे और इनके केस अच्छे तरीके से हैंडल करते थे। बट अब वो नहीं है, तो दैट मीन्स अब जो केसेस हैं, अब जो क्राइम्स है वो सारे सोशल मीडिया पे आ गए हैं। जब विमेन कमीशन नहीं रहा, जब ऐसे इदारे नहीं रहे जहां पे औरतों की बात सुनी जाएंगी, तो यही औरतें सड़क पे निकल के सोशल मीडिया का सहारा लेती है या जर्नलिस्ट का सहारा लेती है, और इसमें एक्सप्लॉयटेशन होती है वो आपको भी पता है। एक्सप्लॉयटेशन का भी हम सब जानते हैं। नईमा महजूर साहिबा, मैं अभी मुझे एक जो है व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, क्योंकि मैसेज में लिख रहे हैं कि ये जो ज़्यादातर वुमेन कमीशन है ये डोमेस्टिक वायलेंस के ही केसेस देखता रहा है, चाहे वो नेशनल वुमेन्स कमीशन हो या स्टेट वुमेन्स कमीशन। लेकिन यहाँ वुमेन पे इन्हें अत्याचार का वर्ड लफ्ज़ है, यानी जुल्म बहुत है, अत्याचार का लफ्ज़ का मतलब हिंदी का वर्ड इन्हें इस्तेमाल किया है, ये बहुत है। और ख़ास तौर पे जो हमारी सरकार के जो स्कीम्स में लोग हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी हैं या बाकी हैं, उनको सैलरीज वगैरह पे क्या वुमेन कमीशन के जुरिडिक्शन में ये आ सकता था कि इस पर भी वो बात करते सरकार को? इस पर ये इन्होंने बहुत से डिपार्टमेंट्स का लिखा है, ख़ासतौर पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इन्हें ज़्यादातर इसमें मेंशन किया हुआ है। नईमा साहिबा, क्या ये लोग जो हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिलती है, जिनके बच्चे जो 30 रुपये पे माहाना, एक खातून जो है स्कूल में कुक लगा है उसको 30 रुपये, 20 रुपये, कहीं 100 रुपया, ये क्या वुमेन्स कमीशन के जुरिडिक्शन में आते हैं? और क्या वुमेन्स कमीशन इस चीज़ पे कभी नज़र रख सकती थी? अब तो बिल्कुल आता है। मैंने इसीलिए सनम आपको कहा कि वुमेन्स कमीशन का स्कोप बहुत वसी है, बहुत कॉम्प्रहेंसिव है। इसमें सिर्फ आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस या हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस नहीं देखते हैं, बल्कि जो पॉलिसीज बनती थी, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन जो है इंस्टीट्यूशंस में है, या बजटिंग जो होती थी, जेंडर बजटिंग, ये सारी जो पॉलिसी मेकिंग थी इसमें वुमेन्स कमीशन का पूरा हाथ होता था। और इस पॉलिसीज को बनाने में वुमेन्स कमीशन की इनपुट रहती थी। जैसा कि हमने पहले भी किया है कि कुछ जगहों पे, जैसे आपने देखा हमारे पास जो कनन पोस्टपोरा या दद्दपोरा इस तरह के विलेजेस है, उनके लिए हमने पॉलिसीज बनाई थी कि हम इनकी काउंसलिंग प्लस इनकम जनरेटिंग इनके लिए कैसे करें ताकि ये मोहताज न रहे दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए।
तो इस तरह की पॉलिसीज बनाई है हमने। या जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, जो ये हमेशा से आशा वर्कर्स हमेशा बेचारी सड़कों पे आती है और अपने हक के लिए लड़ती रहती है, इनके लिए हमने पॉलिसीज बनाई थी, जिसपे गवर्नमेंट ने उस वक्त भी काफी गौर भी किया था और कहा भी था और वादे भी किए थे कि इनकी जो सैलरी से रिलेटेड इश्यूज हैं या जो रिप्रेजेंटेशन है दूसरे इदारों में और खास तौर से जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहां पे जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है औरतों की, उसके मुतालिक पॉलिसी जो है उसकी रिपोर्ट्स हमने दी है। रिसर्च वर्क वगैरह जो भी था एट्रोसिटी से लेके फॉर द लास्ट 3 डेकेड्स में, उस पे हमने कोई रिसर्च वर्क करवाया था बहुत ज्यादा, जिस पे फिर रिपोर्ट्स बनी थी जो गवर्नमेंट को गई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को गई थी, जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को गई थी, और उन्होंने उस पे हमारे इस तरह से फाइनेंशियल एक बजट भी एक अलॉट किया था कि ताकि हम जाके एक तो इन औरतों की अवेयरनेस काउंसलिंग और फिर देखें कि इनको किस तरह से आगे एडजस्ट किया जा सकता है ताकि इनकी जो सही मानों में एम्पावरमेंट हो। तो ये सारी चीजें वुमेन्स कमीशन के उस स्कोप में है। लेकिन अब अगर आप समझते हैं कि कोई समझता है कि सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, ये मैं समझती हूँ कि ये सही नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक कंपोनेंट है सिर्फ, अदरवाइज जो वुमेन्स कमीशन था, अगर आप उसका एक्ट भी देखेंगे तो वो तो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है, कम्पैक्ट है, और उसमें आपको पूरा इहाता किया जाता है कि जेंडर बजटिंग से लेके जेंडर रिप्रेजेंटेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर वायलेंस, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। लेकिन अब जाहिर है कि उस वक्त हमने काफी काम किया था, इंस्टीट्यूशंस में गए थे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट्स में हमने उस वक्त काम किया था। लेकिन उसके बाद से एक मूवमेंट तो चली थी, एक अवेयरनेस तो पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद से जब ये इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहा तो औरतें भी बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो गई कि हमारे पास अब कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। फिर जब नेशनल कमीशन ने थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद से अगर आप आज उसको भी खत्म कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि फिर ये आई डोंट नो ये किसकी पॉलिसी है और क्या इसके पीछे मकसद है और क्यों आप औरतों के साथ इस तरह की ज्यादती कर रहे हैं। जब आप समझते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे इतनी ज्यादा बातें पार्लियामेंट में वगैरह और प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीमें वगैरह हैं, तो यहाँ पे अगर आप उस पॉलिसी के बिल्कुल उलट कर रहे हैं तो आई डोंट नो इसके पीछे क्या मकसद है, क्या हासिल करना चाहते हैं और आप किस दुनिया में इन औरतों को वापस लेना चाहते हैं कि जहां इनका कोई पुरसान हाल भी ना हो। बिल्कुल लैला जी, अब ये चूंकि ये नेशनल वुमेन्स कमीशन भी ख़त्म होने जा रहा है, 31 इसकी डेडलाइन है, कहीं कोई उम्मीद फिर बचती है मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरी मदर को जो किसी वायलेंस का शिकार होती है किसी भी तरह का, इट इज़ अ वायलेंस और ड्रेडियस्ट वायलेंस है मेरी बहन के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरी खातून के लिए। अब आप यूजुअली आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे बेटियों ने बताया मुझे, रिक्वेस्ट की कि हम ईव टीजिंग से बहुत ज़्यादा परेशान, एक टॉर्चर है उन्हें हमारे जो माशरे में, तो उनके लिए कहीं कोई होप है? बाजी कोई होप आपको? नईमा जी, आपको कहीं कोई होप नजर आ रही है? लैला कुरैशी से शायद रब्ता मुनक़ता हुआ, नईमा महजूर से भी हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ, और बिल्कुल जी कोई होप है अब अगर नेशनल कमीशन? जी होप क्यों नहीं है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और हमें होप रखनी चाहिए, क्योंकि होप अगर खत्म हो गई तो देन वी आर ए डेड पीपल। मैं तो समझती हूँ कि होप होनी चाहिए और होप के साथ हमें इसके लिए लड़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर की औरत को अपने हकूक के लिए लड़ना होगा, भले ही ये लड़ाई बहुत लंबी होगी, लेकिन इसके लिए काम करना होगा। जब तक आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, इदारों में नहीं मिलती है, जब तक आपकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जब तक आपको इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में शामिल नहीं किया जाता है, हमें तो उसके लिए लड़ना होगा। हम क्यों ये लड़ाई छोड़े? हम क्यों, अगर आप हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है तो हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है? आप सारे फैसले खुद करेंगे क्या? हमारे घरों के फैसले भी आप करेंगे क्या? हमारे दफ्तरों के फैसले भी सिर्फ आप करने के मजाज हैं? इसलिए मैं समझती हूँ कि होप हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए और मैं अपनी औरतों से कहना चाहूंगी ये लड़ाई हम लड़ेंगे और सब मिलके लड़ेंगे और जब तक हासिल नहीं करेंगे तब तक नहीं बैठेंगे। मैं लैला कुरैशी से, नईमा जी, लैला जी, मेरा आमतौर पे
मज़हब इस्लाम से हम तीनों का ताल्लुक़ है। मज़हब में औरत की इफ़ादियत रब कायनात ने इतनी अजीम की है, उसने बाप के कदमों के नीचे जन्नत नहीं बल्कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। तो इतनी बड़ी अजमत है इस माँ की, इस औरत की। आपको एज ए ह्यूमन, एज ए वुमेन, एज ए जम्मू कश्मीर सिटीज़न, कोई अब इस कमीशन के बाद होप है किसी इदारे से, कहीं से, कि ख़वातीन के तय जो इस तरह के मामलात आते हैं जो मुझे नहीं बता सकती, जो बाहर पर सोसाइटी में नहीं, कहीं पे कोई उम्मीद है? देखिए, पहले आपने कहा के हवाले से मैं एक बात करना चाहती हूँ, हमें अगर औरतों को एम्पावर किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया गया। आपको वाकया भी पता होगा, सबको पता है कि जब उनको पता चला या उनकी नोटिस में आया है कि लड़कियों को जिंदा दफना देते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि औरतें जो है वो नियामत है। दैट मीन्स हमें उन्होंने एक नियामत कहा गई, और उसके बाद ही सबने कहा कि भाई औरतें जो है वो नियामत है। तो हमें एम्पावरमेंट एक मर्द ने ही किया जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे माशाल्लाह, और हमें रिलीजन नहीं किया। मैं आपको बताऊं, होप जरूर है। विमेन कमीशन अगर क्लोज डाउन भी होता है, औरतों के पास होप है, लेकिन औरतों के पास तब होगा जब वो जुड़ेंगी एक साथ और एक साथ इस मकसद के लिए लड़ेंगी। हमारा जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है वो सिर्फ हम मर्दों पे ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हुए, बहुत सारी ऐसी हैरेसमेंट्स हुई जिनके पीछे मर्दों की नहीं औरतों के हाथ होते हैं, औरतों के ही अगेंस्ट। तो मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न ये भी है कि अगर विमेन कमीशन सही से नहीं चल रहा था, या उसके रिव्यूज सही नहीं आ रहे थे, या अब वो बंद हो रहा है, आई हैव नो आइडिया ये लोग बंद क्यों कर रहे हैं, या अगर ये औरतों को सप्रेस का एक तरीका है जहां पे वो एक इदारा उनसे छीन रहे। पहले वो नाउमीदी हो ही जाती है। आप खुद बताएं, स्कीम्स जैसे जैसे खत्म होती है, नाउमीदी होती है, और इंसान को लगता है कि मेरी अब वैल्यू क्या है। एक विमेन कमीशन एक औरतों से छीना जा रहा है, दैट मीन्स उनको ये लगेगा हमारी वैल्यू क्या है। एक जगह हम जाते थे, हम बात करते थे, अपनी ग्रीवियंसेस एड्रेस करवाते थे, सेफ गार्ड होते थे हमारे लीगल राइट्स, हमारी इक्वालिटी बताई जाती थी, हमारे मसाइल हल होते थे। अब वो चीज हमसे छीनी जा रही है। दैट मीन्स ऑलरेडी आप एक नाउमीदी और एक स्ट्रेस औरतों में बिल्कुल वाजिया है कि स्ट्रेस होगा ही होगा। लेकिन दूसरी चीज ये है कि हम एक, जैसे मैम ने कहा, वी आर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, बट द प्रॉब्लम इज वी आर समटाइम्स अगेंस्ट ईच अदर। एक इवेंट भी हुआ था लास्ट टाइम, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, वहां पे भी मैंने यही बात की थी कि हम सिर्फ मेल मेंबर्स को ब्लेम करते हैं क्राइम्स के रिलेटेड, बट बहुत सारी विमेन भी अगेंस्ट विमेन होती हैं। आप वर्क प्लेसेस पे देखिए, बहुत सारी औरतें दूसरी औरतों को आगे नहीं बढ़ने देती हैं अपने काम पे। आप घर में देखिए, चलो आप हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस जरूर केस करेंगे, बट औरतों का क्या, जिनके पीछे सास होती है या नंदे होती है, उनका क्या? तो औरतों के अगेंस्ट सिर्फ मर्द नहीं, औरतों के अगेंस्ट कभी औरतें भी हो जाती है, और ज्यादा। आप यकीन माने, आप रिसर्च खोलिए और आप न्यूज खोलें, बहुत सारे केसेस जो रिपोर्टेड हुए उसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली औरत शामिल है अगेंस्ट अ वुमन। तो मेरा सिर्फ यही एक गुजारिश होगी सारी औरतें स्टेक होल्डर से, जो हमारे यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं, या हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, या हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, या हमारी माशाल्लाह इस वक्त आईपीएस भी बहुत सारी फीमेल्स हैं, या बाकी सारे डायरेक्टर्स हैं, उन सबको मिलजुल के आना चाहिए, और उनको एक, मे बी इफ नॉट द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, एक प्राइवेट इदारा खोलना चाहिए जहां पे वो कम से कम एक औरत को चैनलाइज कर सके। देखिए सनम जी, मैं आपको छोटा सा वक्त लूंगी। एक औरत जो बहुत दूर से आ रही है अपने मसाइल लेके, उसको ये नहीं पता हाई कोर्ट कहाँ है, लोअर कोर्ट कहाँ है, उसको ये नहीं पता है वकील की फीस कितनी होनी चाहिए, उसको सब कुछ नहीं पता होता है। वो एक घर में बंद होती है, हस्बैंड वाइफ रह रहे होते, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। जब वो उस इनजस्टिस से निकलती है, वो जाती है, उसको नहीं पता है मुझे कहाँ जाना है। अगर हम लोग स्टेक होल्डर्स एक प्राइवेट इदारा खोले जहां पे एक औरत कभी भी आ सकती है फॉर फ्री लीगल एडवाइस। एक औरत हमारे पास आती है और कहती है, भाई मेरे साथ ये मसाइल हो रहे, मुझे कहाँ जाना चाहिए। हमारे पास ऐसे फर्दर लोग हो जिनके पास हम उन औरतों को भेज सके फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, फॉर एम्पावरमेंट, फॉर ऑब्वियसली जॉब्स, फॉर एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अगेंस्ट देम, इनजस्टिस, टू प्रोवाइड देम जस्टिस इन एनी डिपार्टमेंट। हम कम से कम चैनलाइज कर सकते हैं उनकी मसाइलों को, और एक चैनल के थ्रू उनके मसाइल हल कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट बंद भी कर रहा है, वी आर सेल्फ सफिशिएंट। द वुमेन ऑफ कश्मीर टुडे, द स्टेक होल्डर्स ऑफ कश्मीर टुडे, वी आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट। मेरा अपना ड्रग डी एडिक्शन इदारा प्राइवेट चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट में मुझे हेल्प नहीं मिली, तो मैंने अपना प्राइवेट
खोल दिया। तो अगर हम औरतें सच में औरतों के साथ काम थोड़ा सा करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहती है, तो वी हैव टू कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। इसमें थोड़ा सा वो लीगल बाइंडिंग्स भी आ जाती हैं, क्योंकि पावर, जब तक पावर साथ में नहीं हो तब तक काम नहीं हो पाता है यूजुअली हमारे यहाँ, और इस तरह के मामलात में। लास्ट टेक नईमा जी आपका, मेरे पास वक्त, नईमा जी आपका लास्ट टेक। हम उनके नहीं डाल रहे, हम उनको सिर्फ एक लीगल एडवाइस देंगे, सिर्फ उनकी हेल्प करेंगे, कहाँ पे वो अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं। क्योंकि एक औरत बेचारी आएगी, उसको कुछ नहीं पता होगा, डेफिनेटली शी इज वल्नरेबल एंड शी कैन बी एक्सप्लॉइटेड। तो बेहतर है हम एक चैनलाइज करें, एक चैनल करें। लैला जी वक्त मुझे लास्ट टेक नईमा जी आपका। जी 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 देखिए, जब तक इसमें गवर्नमेंट का साथ नहीं होगा, मैं तो समझती हूँ कि बहुत सारी ऐसी एनजीओ जो है इस वक्त काम कर रही है कश्मीर में, और वो औरतों के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको गाइड भी कर रही हैं, लेकिन इतना काफी नहीं होता है कि जो गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। एक बाज़ाब्ता अगर आप एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, तो आप तो वुमेन को डिसएम्पावर कर रहे हैं हर तरह से। तो ये जो बात कहाँ से हुई, मैं समझती हूँ इसमें हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी गवर्नमेंट और जो एलजी वगैरह, इन सबको ये सोच लेना चाहिए कि भाई हमारी औरत जम्मू कश्मीर में, जब तक आप उसको बराबर के मौके नहीं देंगे, जब तक आप उनको इंस्टीट्यूशंस में शामिल नहीं करेंगे, जब तक उनके लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक औरत का आगे आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगी गवर्नमेंट को कि इस पे दोबारा सोचे और इस इंस्टीट्यूशन को मजीद मजबूत बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नईमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया लैला कुरैशी। नईमा अहमद माजूर, एक आवाज़ एक पहचान, कश्मीर से थोड़ा दूर लंदन में हैं, और मेरे साथ दूसरी मेहमान लैला कुरैशी, वुमेन विद अ मिशन। हमारे मंशियात के ख़िलाफ़ इनने जो मिशन उठा रखा है, रब कायनात इन इसमें कामयाब करे। और हमारे यहाँ मुसीबत है, लेकिन एक और ये जो मुश्किल मामला है, वजूद ज़न से है कायनात में रंग, जब हम बात कहते हैं तो उस खातून के जो एक माँ का नाम है, जो एक बहन है और जो बेटी है, और जब बेटी की बात आ जाती है तो आदमी जो है गरूर से, फ़ख्र से सर ऊंचा कर लेता है। लेकिन इसी को कई मसाइल आते हैं, चाहे उसको डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में, मैंने अभी कुछ देर पहले इवटीजिंग की बात की, मैं अपने दोस्तों से, भाइयों से, और मुझसे जो छोटे नौजवान कौम है हमारी, उनसे भी गुजारिश करूँगा। बिल्कुल ये हकीकत है कि अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप वल्गरिटी पे आ जाएं, आप उससे टॉर्चर करें। कोई बेटी स्कूल जाती है और आप मिसबिहेव करें, इसकी दुनिया कोई इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, एक एज फैक्टर भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूँगा कि नहीं, लेकिन उसमें आपको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, इससे होश से काम लें। और जो अक्सर बच्चियों ने वल्गरिटी की बात की है टीजिंग के मामले में, उससे बच के रहें, एहतियात रहें। और एक चीज़ याद रखें, कानून अब बहुत सख्त हैं इन मामलात को लेकर। तो अगर कहीं कानून के शिकंजे में किसी खातून, किसी बेटी ने हिम्मत की और आपके ख़िलाफ़, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बच्चियों को उतना वो ताकत नहीं, अक्सर डरती हैं कि क्या आप क्या इस फड्डे में पड़ना है। अगर किसी ने हिम्मत दिखाई तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो ये जो मामला है, लेकिन हमारा जो नेशनल वुमेन्स कमीशन है वो भी अब बंद हो रहा है। तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि हमारी वो बहन, हमारी जो बाकी जो हमारी है फैमिली है, वो कहाँ जाएंगी, किसके पास? क्योंकि खातून एक खातून का अपना दर्द बता सकती है, एक मर्द के बरक्स, चाहे उसका शौहर ही क्यों नहीं हो, भाई क्यों नहीं हो। भाई और बहन के दरमियान एक शर्म हया के तकाजे बहुत होते हैं, उनमें वो बात उस तरह से खुल के नहीं कर सकते, लेकिन खातून से अपनी बात कर सकती है। तो नेशनल कमीशन जो है वुमेन्स कमीशन, एक तो में स्टेट कमीशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अहमियत थी, उसके साथ साथ ये नेशनल कमीशन की, लेकिन अब इसको वाइंड अप करना चाहिए और सरकार इस पर एक अहम रोल अदा कर सकती है। मुद्दा हमारा आज का वजूद ज़न पे हम बात कर रहे थे, और इस मुद्दा में हमने सियासत वगैरह की नहीं की, वो माशरे का हिस्सा है जो तारीख़ पहलू है, जो हर किसी के साथ जुड़ा है। आज के मुद्दा से इतना ही, इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, मुबारकबाद हमारी तरफ से, हमने 1 साल मुकम्मल किया है, और शाम रात 9 बजे दिन भर में उसके हवाले से तफसील से बताएंगे। फ़िलहाल इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।